वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन के बारे में यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी कर ही लिया था। आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं अगर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में आप लोगों को जानना है तो। आज बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन के बारे में। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन क्या होते हैं? देखिए, हम लोगों को पता है कि ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में 1500 रेप्लिकॉन एवरेज अगर बात करें तो 1500 रेप्लिकॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा रेप्लिकॉन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, और उन क्रोमोसोम के जो एक्स्ट्रा रेप्लिकॉन होते हैं उनको रेप्लिकेट कौन करता है? उनको रेप्लिकेट करता है टीलोमरेज एंजाइम। तो टीलोमरेज एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। अभी टीलोमरेज एंजाइम जो होती है वो किस किस में पाई जाती है? टीलोमरेज एंजाइम जर्म सेल में पाई जाती है, स्टेम सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल में पाई जाती है। लेकिन सोमैटिक सेल में ऐसा नहीं होता। सोमैटिक सेल में टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती है। क्रोमोसोम की बात करें हम, अगर क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों को पता होगा कि सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है और टीलोमेयर प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों को बस यही स्टडी करना है कि क्रोमोसोम में जो टीलोमेयर एंड होते हैं उन पर टीलोमरेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करती है। बाकी हम लोगों को पता ही है कि क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं और यूक्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। तो यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो मेन डीएनए का वाला पोर्शन होता है। बाकी हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसको हम जंक डीएनए भी बोल सकते हैं। बस ये है कि यूक्रोमैटिन जो डीएनए होता है उसको सेव करने के लिए हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए प्रेजेंट होता है ऊपर और नीचे। यानी जो मेन डीएनए जो है हमारा यूक्रोमैटिन वाला वो सेफ बना रहे, बाकी हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता रहता है। क्योंकि ये जब जितने बार भी डीएनए में रेप्लिकेशन होती है या सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऊपर से कट होने लगते हैं। अब ये कट होते होते पता चला कि यहाँ पर अगर कट होने लगे तो ये जो मेन डीएनए है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हेट्रोक्रोमैटिन दोनों तरफ प्रेजेंट रहते हैं और सेंटर में भी प्रेजेंट रहते हैं, ताकि कोई भी डैमेज हो तो यूक्रोमैटिन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो टीलोमेयर जो होते हैं वो टीलोमेयर हर बार रेप्लिकेशन के टाइम पर कट होते रहते हैं। अगर ये कट होते रहेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रोमैटिन भी कट होने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए टीलोमेयर एंड पर कुछ इस तरीके की रेप्लिकेशन प्रेजेंट होती है कि जितना भी पोर्शन कट होता है डीएनए का उतना ही पोर्शन रेप्लिकेट कर दिया जाता है। और वो रेप्लिकेशन कौन करता है? वो टीलोमेयर एंड पर टीलोमरेज एंजाइम करता है। उसके बारे में स्टडी करेंगे कैसे होता है ये सब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये जान ही लिया था कि हेलिकेज जो होता है वो आरएनए प्राइमर के साथ मिलकर आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए जो होते हैं उनको अनबाइंड करने का काम करते हैं। तो जब डीएनए अनबाइंड हो जाता है तो इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर इसमें आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। कौन? आरएनए प्राइमेज। ये हम लोगों ने पता कर ही लिया था कि किस डायरेक्शन में वर्क करता है। ये हेलिकेज और आरएनए प्राइमर जो है वो इस डायरेक्शन में चलते हैं 5' 3' में, और ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है। अब लीडिंग स्ट्रैंड पर और लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आता है जो कि प्राइमर की फॉर्मेशन कर देता है। क्योंकि इस स्ट्रैंड पर जो एक प्राइमर की ज़रूरत होती है इलॉन्गेशन करने के लिए या रेप्लिकेशन इनिशिएशन करने के लिए, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कर देते हैं ये पॉलीमरेज अल्फा और रेप्लिकेशन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होलो एंजाइम आ जाती है, यानी डीएनए पॉलीमरेज आ जाती है। डीएनए पॉलीमरेज में भी इसमें दोनों डीएनए पॉलीमरेज होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। और उसके साथ ही क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जो प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था हमने वो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन फैक्टर सी कहलाता है, और बीटा स्लाइडिंग क्लैंप प्रोकैरियोट्स में जो स्टडी किया था वो पीसीएनए कहलाता है यूकैरियोट्स में। तो ये आ जाते हैं और ये इलॉन्गेशन स्टार्ट कर देते हैं। कैसे होता है इलॉन्गेशन? लीडिंग स्ट्रैंड पर तो इलॉन्गेशन होता है 5' 3' डायरेक्शन में, वो इस तरीके से चलता रहता है। और वैसे ही लैगिंग स्ट्रैंड पर भी जो रेप्लिकेशन होता है वो 5' 3' डायरेक्शन पे होता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है इस तरीके से। यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होने के बाद दोनों स्ट्रैंड पर फॉर्मेशन हो जाती है इलॉन्गेशन की और इलॉन्गेट कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ही जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो एक जगह नहीं काफ़ी सारे प्लेसेस पे चलता रहता है। जितने रेप्लिकॉन प्रेजेंट होंगे
यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम में, उतने ही ये रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होती रहती है। तो इस तरीके से अलग अलग रेप्लिकेशन फॉर्क चलते रहते हैं। लेकिन ये सब तो हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोगों को बस ये जानना है कि जब लास्ट पॉइंट आता है रेप्लिकेशन का, तब किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है, तो उस पर किस तरीके से ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन अटैच किए जाते हैं वो स्टडी करेंगे। तो लीडिंग स्ट्रैंड का रिजल्ट जो है वो इस तरीके का आता है। जितने रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, जैसे एक फॉर्क ये है तो यहाँ पर ये एक बना दिया, दो फॉर्क हैं तो दूसरा वाला एलोंगेट कर दिया, तीसरा है तो तीसरा एलोंगेट कर दिया। ऐसे ही ह्यूमन में 1500 रेप्लिकॉन होते हैं। तो 1500 रेप्लिकॉन में ये रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके से बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इनको अटैच करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज बीटा आता है, जो ट्रांसलेशन सिंथेसिस जिसका मेन जॉब होता है। वो क्या करता है, इसमें जितने भी ब्रेक होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और जहाँ पर रह जाता है ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ब्रेक रह जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, तो उसको डीएनए लाइगेज आकर फिल कर देता है। तो इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड पर तो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 3' to 5' डायरेक्शन में यहाँ पर देखें तो ये भी स्ट्रैंड कंप्लीट है, और ये 5' to 3' डायरेक्शन में देखें रेड वाला तो ये भी कंप्लीट है, और दोनों का साइज भी इक्वल है। तो लीडिंग स्ट्रैंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रेप्लिकेशन के टाइम पर। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है लैगिंग स्ट्रैंड पे, और इसी को बोला जाता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होने वाली होती है तो एंड पॉइंट पर क्या होता है, हेलिकेज के साथ जो आरएनए प्राइमेज मिलकर वर्क कर रहा होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हेलिकेज जब तक यहाँ तक पहुँच पाएगा तब तक वो प्राइमर की फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं होती है, प्लेस ही नहीं होता है इतना कि हेलिकेज वहाँ पर रन कर पाए और प्राइमर की फॉर्मेशन सही तरीके से कर पाए। तो लास्ट पॉइंट पर प्राइमर की फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर जो ये पोर्शन हाईलाइट हो रहा है, इस पोर्शन पे फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या था, प्राइमर को चेक करने का कि प्राइमर की फॉर्मेशन सही हुई है या नहीं हुई है। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है और प्राइमर को चेक करता है। वहाँ पर प्राइमर कंप्लीट ना बनने की वजह से उसको ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन किया होगा एप्सिलॉन के द्वारा, पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है डीएनए पॉलीमरेज, उसने जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन की होगी वो भी डाइजेस्ट हो जाता है थोड़ा सा। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमर ही नहीं है, प्राइमर को डाइजेस्ट फैन बनने कर दिया। और फिर इस तरीके से ये चेक करते करते प्राइमर सही बने हैं या नहीं बने, उनको चेक करते करते अगर सही है तो कुछ नहीं, लेकिन सही नहीं है तो उनको डाइजेस्ट करता हुआ ये रिपेयरिंग का काम कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही डीएनए लाइगेज आएगा और जो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक के उनको फिल करने का काम कर देता है। तो ये इस तरीके से, ये तो हम लोगों को प्रोसेस पता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से एंजाइम वर्क करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। तो अब रिजल्ट क्या आया है, ये रिजल्ट जो आया है वो इस तरीके का आया है कि लीडिंग स्ट्रैंड तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे प्रॉब्लम आती है। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट नहीं हो पाता। अब ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, साइज में डिफरेंस है। साइज में क्या डिफरेंस है, जो रेड वाला जो पोर्शन है वो तो साइज में थोड़ा बड़ा है, बाकी ये जो ग्रीन और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से मिलकर और प्राइमर से मिलकर जो पोर्शन बना था उसका साइज जो है वो कम रह जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में या तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाए तो इनका साइज बराबर हो जाएगा, और यही होता है इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। क्योंकि सोमैटिक सेल में क्या होता है, सोमैटिक सेल में तो ये हर बार ब्रेक होता है, जितने बार भी डीएनए रेप्लिकेट होगा। और रेप्लिकेट कब होगा, जब सेल में डिवीजन होगा। तो सेल में जब जब डिवीजन होता है और डीएनए रेप्लिकेट होता है, सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें हर बार जितने बार रेप्लिकेशन होता है इतना पोर्शन कट होता जाता है, फिर और रेप्लिकेशन होगा, इतना कट होगा, फिर ये कट होगा, और कट होते होते इतना कट हो जाता है कि हेट्रोक्रोमेटिन भी कट होने के बाद यूक्रोमेटिन का भी नंबर आ जाता है। अब यूक्रोमेटिन भी कट हो जाएगा तो हमारा जो मेन जो डीएनए था पोर्शन वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को एजिंग बोलते हैं।
जैसे जैसे हमारा जो पोर्शन डैमेज हो जाएगा या कट होना स्टार्ट हो जाएगा तो एजिंग आ जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सेल को वो फॉर्म नहीं हो पाती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा ओल्ड सेल होता है सोमैटिक सेल, उसमें एजिंग आ जाती है, वो कंप्लीट वर्क नहीं कर पाता और फिर डेड होने लगता है। लेकिन जर्म सेल में इस तरीके से नहीं होता है। जर्म सेल की बात करें, स्टेम सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, उनमें क्या होता है, उनमें इसको ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए एक एंजाइम पाई जाती है जिसे टीलोमरेज एंजाइम बोलते हैं, वो पाई जाती है। वो किस तरीके से वर्क करती है वो देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये वही बात है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि रेप्लिकेशन चल रहा है तो रेप्लिकेशन चलते चलते यहाँ पर प्राइमर सही तरीके से नहीं बन पाता है, और प्राइमर ना बन पाने की वजह से जब इसमें रिपेयरिंग होती है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको डाइजेस्ट कर देता है। रिपेयरिंग एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे ये अनबैलेंस हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड बड़ा हो जाता है और एक स्ट्रैंड छोटा रह जाता है, और फिर क्या होता है, क्रोमोसोम शॉर्ट होने लगता है। क्योंकि क्रोमोसोम में अगर साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो बैलेंस करने के लिए उसे कट कर दिया जाता है। तो ऐसा तो सोमैटिक सेल में होता है, लेकिन जो जर्म सेल है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें कैसा होता है वो अभी देखेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो होती है वो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहलाई जाती है। The attenuation of telomere sequence in each replication round is referred to as end replication problem. जितने बार सेल डिवाइड करेगा उतने बार उसका जो एंड पॉइंट है वो कट होता रहेगा। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम टीलोमेयर इन काउंट द नंबर ऑफ राउंड ऑफ सेल डिवीजन। और हम टीलोमेयर एंड के काउंट से ही हम सेल डिवीजन के काउंट को भी पता कर सकते हैं कि ये जितने बार कट होगा। साइज अगर हम देखेंगे साइज टीलोमेयर एंड का, उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि सेल जो है कितने बार डिवाइड कर चुका है। और एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या उसे सुधारने के लिए टीलोमरेज एंजाइम पाई जाती है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर किस तरीके से रिपेयरिंग होती है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन किस तरीके से वर्क करते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को ही हम जूम करके देखते हैं। तो जूम करने के बाद इस तरीके से इसमें कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, TTA-GG, इस तरीके से सीक्वेंस, यानी ग्वानिन रिच सीक्वेंस होता है टीलोमेयर एंड। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम का जो टीलोमेयर एंड होता है उसमें ग्वानिन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब इसको रिपेयर करने के लिए या इसको एक्सटेंड करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। उसके पास अपना एक सीक्वेंस होता है AAU-CC। तो ये तो ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन में इस तरीके का सीक्वेंस पाया जाता है। टीलोमरेज एंजाइम क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। टीलोमरेज एंजाइम जो होती है वो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है विच हैज़ आरएनए टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट होता है, आरएनए टेम्पलेट आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा, 3' to 5' डायरेक्शन में आरएनए टेम्पलेट है, और उसका एक यूनिक कोड है जो कि AAUCC है। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है, यानी जिसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती है। तो आरएनए टेम्पलेट कैसा होता है वो आप लोगों को बता ही दिया था, उसमें एक कोड होता है और प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया आरएनए, और ये जो पोर्शन है ये हो गया इसका प्रोटीन कंपोनेंट। अब क्या होता है इसमें, ये हाईली कंजर्व होता है और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। हर स्पीसीज में अलग अलग टीलोमेयर के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन में जो सीक्वेंस होता है वो आप लोगों को बता ही दिया था। तो टीलोमेयर एंजाइम जो है वो नोवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये डीएनए की फॉर्मेशन करता है आरएनए से। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये रिवर्स कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम कैसा है, नोवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी रिवर्स काम कर रहा है। डीएनए से आरएनए नहीं बना रहा है, आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि क्या करेगा ये, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये आरएनए सीक्वेंस है। अब ये वाला जो आरएनए सीक्वेंस है इस डीएनए वाले सीक्वेंस को एक्सटेंड करने का काम करेगा, यानी इसको बनाएगा। तो ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इज डिसाइडेड बाय टीलोमरेज, और जो सीक्वेंस है इसको एक्सटेंड करने वाला वो टीलोमरेज के सीक्वेंस के बेसिस पे काम करेगा।
डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे नहीं करता, यानी ये अपना सीक्वेंस देगा तब डीएनए एक्सटेंड होगा। आरएनए प्राइमेज एंजाइम इन यूकैरियोट्स फॉलो द टीलोमरेज, और आरएनए प्राइमेज एंजाइम यानी पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज जो होती है वो इसको फॉलो करती है। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। तो क्या होगा, ये टीलोमरेज एंजाइम जो है इस सीक्वेंस पे आके बाइंड कर जाएगा। TTAG वाला जो सीक्वेंस है यहाँ पर थायमिन के साथ एडेनिन बाइंड हो जाएगा और यूरेसिल के साथ एडेनिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देगा। न्यूक्लियोटाइड अटैच होने के बाद क्या होगा, ये जो 3 प्राइम एंड है डीएनए का वो एक्सटेंड हो जाएगा, और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। इस तरीके से ये अटैच होते रहते हैं और फिर ये जो 3 प्राइम एंड होता है डीएनए का उसको एक्सटेंड कर दे रहा है। पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो आरएनए है वो डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सी है, तो वो टीलोमरेज है। टीलोमरेज जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, क्योंकि ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। और क्या होगा, हेलिकेज जो है वो इसको अनबाइंड करने का काम करता है। इस तरीके से ये हट अलग हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो आएगा, वो इसके साथ मिलकर वर्क करता है और ये प्राइमर की फॉर्मेशन कर देगा। प्राइमर की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, ये दोनों वैसे मिलकर काम करते हैं, फॉलो करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा टीलोमरेज एंजाइम को, और प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाती है। और प्राइमर की फॉर्मेशन होने के बाद इसको इनिशिएशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसको इलोंगेट कौन करता था, एप्सिलॉन करता था, तो एप्सिलॉन फिर इसको इलोंगेट कर देगा और ये 3 प्राइम एंड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा, जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट था वो लॉस ना हो जाए, इसलिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ से कट तो अभी भी होगा, लेकिन कट होने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने एक्सटेंड कर दिया है। जितना भी कट होगा उतना तो हम उससे तो ज़्यादा एक्सटेंड कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से ये इन रेप्लिकेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अब क्या होता है, अभी भी कंप्लीट नहीं होती है डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या होगा, अब ये जो पोर्शन है 3 प्राइम एंड का, इसको इस तरीके से टर्न कर कर इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ताकि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में खुल ना जाए, या कोई डीएनएज जो एंजाइम होती है डीएनए को जो डाइजेस्ट करती है वो आकर इसको डाइजेस्ट ना कर दे। तो इसका जो एंड वाला जो पोर्शन है उसको टर्न कर कर इसमें फिक्स कर दिया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से ये दोनों टर्न कर दिए जाएंगे और ये अपर वाला जो पोर्शन है उसके साथ ये फिक्स कर दिया जाएगा, और ये जो फॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे ट्रिपल हेलिकल फॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन पढ़ी थी, डीएनए डबल हेलिक्स, लेकिन डीएनए ट्रिपल हेलिक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो वो यहाँ पर पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए ट्रिपल हेलिक्स बनता कैसे है, साइटोसिन और ग्वानिन ये आपस में बाइंड हो जाते हैं और इस तरीके से ट्रिपल हेलिकल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रैंड कहाँ पर बनेगा, टीलोमेर एंड पे बनेगा।